करते हैं बुलेटिन की। पूर्व सीएम हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत की एंट्री से कांग्रेस में हलचल मची हुई है। हालांकि वीरेंद्र पहले से ही खानपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे, लेकिन अब उनके होर्डिंग्स पोस्टर्स पूरे लोकसभा क्षेत्र में नजर आने से इसे लोकसभा की दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा है कि वो चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर निकलना चाहते हैं और यही अवसर है चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर निकलने का। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव लड़ा तो अगले 10 साल तक चुनाव लड़ने की राजनीति में फंसा रहूंगा। हरीश रावत ने हरिद्वार से अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए टिकट की पैरवी की है। वहीं पर हरीश रावत के बयान पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने तंज कसते हुए कहा कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने बेटे को तो सेटल कर दिया है, अब वो अपने बेटे की सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर निकलना चाहता हूं और उसके लिए यही अवसर है, नहीं तो फिर एक बार फंस गया तो इसका अर्थ ये होगा कि अगले 10 साल तक फिर जो है मुझे चुनाव लड़ने की राजनीति का हिस्सा बना रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया कि यदि पार्टी के हित में होगा और पार्टी के लिए पार्टी समझेगी कि मेरे संबंधों का, मेरे नाम का, मेरे काम का उपयोग किया जा सकता, तो मेरा बेटा उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएगा। और वो राजनीति में है, वाइस प्रेसिडेंट हैं इसमें प्रदेश कांग्रेस के और वर्षों से काम कर रहे हैं। खानपुर क्षेत्र में ये उन्हीं की तैयारी थी जिसका लाभ मिस्टर सिंह मास्टर को मिला। तो ये तो इसलिए मैंने उनका नाम आगे किया, लेकिन पार्टी और हमारे साथियों की, जो हरिद्वार के मेरे साथी हैं, उनकी स्वीकार्यता पर यदि वो कोई विकल्प अपना लेकर के आते हैं, कहते नहीं हम में से कोई लड़ेगा, ये है मेरे पुराने साथी हैं जिन्होंने मेरे साथ सहयोग किया है, हम उनको भी प्राथमिकता देते हैं। देखिए, हरीश रावत जी तो अपने पुत्र को सेटलमेंट करने के लिए इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और उन गांधी परिवार की और कांग्रेसियों की आराध्य जिस प्रकार से अपने बेटे को बार बार लॉन्च करना चाहती है, राहुल यान को उतारना चाहती है, लेकिन वो यान बार बार उतरता ही नहीं है और फिर बैक मार जाता है। इसी प्रकार से कांग्रेस के हरीश रावत जी अपने बेटे को सेटलमेंट करना चाहते हैं। बेटी उन्होंने सेटल कर ही दी है, बेटे को सेटल। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर अपने उम्मीदवार जो हैं वो घोषित कर दिए हैं। बाकी 2 सीटों की अगर बात करेंगे तो 2 सीटों पर भी भाजपा के पास कई उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस से चुनाव न लड़ने के इच्छुक नेता टिकट रोकने की पैरवी कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के कई नेता लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा फिलहाल मुश्किल में नजर आ रही है। अभी तक कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने पर भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं का चुनाव न लड़ना एक तरीके से वॉकओवर है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से राज्य में विकास के काम किए हैं, जिस तरीके से कानून बनाए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड राज्य के लिए काम किए जा रहे हैं, तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी का 11,647 बूथों पर जो संगठन खड़ा है, जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारी बूथ की कमेटियां हैं, हमारी लाभार्थी योजनाओं से चलने वाली कमेटियां, ये सारे काम हम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस उत्तराखंड राज्य में चुनाव लड़ने का साहस पैदा नहीं कर पा रही है। जितने भी उनके बड़े नेताओं से पूछा जा रहा है, उनके पार्टी के नेता बात कर रहे हैं, सभी लोग चुनाव लड़ने में अपने
हाथ खड़े कर रहे हैं। तो एक तरीके से वॉक ओवर है। नगर निगम में टेंडर संबंधित जानकारी लेने पहुंचे सल्ट से भाजपा विधायक महेश जीना पर नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों से अभद्रता का आरोप लगा है। वहीं पर भाजपा विधायक महेंद्र भट्ट ने इस घटना पर कहा कि जनप्रतिनिधियों को शालीनता का परिचय देते हुए ऐसे आचरण से परहेज करना चाहिए। बात का संज्ञान लेते हैं और मैंने अपने महानगर अध्यक्ष को कहा कि पूरी जानकारी आनी चाहिए। मैं फिर इस बात को कहता हूं कि ये ठीक है कि विधायक को भी अधिकार है किसी न किसी अधिकारी से अपनी जानकारी प्राप्त करना, और अधिकारी को भी अधिकार है कि उसको सौम्यता के साथ उन बातों को उत्तर देना। इस प्रकार की बोलचाल की भाषा को और गुस्सेले स्वभाव को करना ये कितना जनप्रतिनिधि के लिए उचित होता है, न किसी सरकारी कर्मचारी को उचित होता है। इसलिए क्योंकि ये मामला जिस सीमा तक गया जाना नहीं चाहिए था। मैंने पहले भी अपने सब विधायकों से मैं इस बात को कह चुका हूँ कि शालीनता ही मनुष्य के स्वभाव का अंग होना चाहिए। ठीक है, गुस्सा भी मनुष्य स्वभाव का ही पक्ष होता है, लेकिन गुस्से को भी जनप्रतिनिधि को कैसे कंट्रोल में रखना है इसका अभ्यास भी रखना चाहिए, और इस प्रकार की स्थिति निर्माण न हो इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। हर बात उत्तराखंड के सभी जिलों में प्लस पोलियो अभियान का पहला चरण रविवार से शुरू हो चुका है। इसमें प्रदेश भर के 13,48,250 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया। बता दें कि सीएमओ संजय जैन ने बताया है कि जनपद में 5 साल तक के हर बच्चे को 2 बूंद जिंदगी की दी जा रही है, जिसके लिए 1,503 बूथ पूरे जनपद में बनाए गए। अभी तक 40% बच्चों को पोलियो ड्रॉप अभी पिला चुकी है। वहीं पर इसके अलावा लोगों के घर घर जाकर भी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके लिए कुल मिलाकर 1,492 टीमें नियुक्त की गई हैं। इस बार जैसे जो NID हमारा 3 मार्च से लेकर 10 मार्च तक हम लोग इसको चला रहे हैं, जिसमें 0 से 5 साल तक के हर बच्चे को हम पोलियो डोज पिला रहे हैं। तो 3 तारीख को हमारा ये प्रोग्राम जिला अस्पताल में मेरे द्वारा ही बच्चों को ड्रॉप पिला के इसका शुभारंभ किया गया था। तो हमारे जनपद में जो हमारा टारगेट ग्रुप है 0 से 5 साल तक के बच्चों का 2,33,500 बच्चे हैं। तो हमने इसके लिए करीब 1,503 बूथ पूरे जनपद में हम लोगों ने बनाए हुए हैं, जिसमें 1,403 बूथ तो हमारे फिक्स बूथ हैं और कुछ हमने मोबाइल और ट्रांजिट बूथ बनाए हुए हैं। तो पहले दिन 3 तारीख को सभी बूथों पे करीब 40% बच्चों ने हमारी ड्रॉप्स पिलाई है। अब सोमवार से लेकर शनिवार तक हम लोग घर घर जाके इसमें बच्चों को ढूंढ रहे हैं, और जो बच्चे बूथ पे पोलियो ड्रॉप पीने नहीं आ पाए थे उनको घर घर जाके हमारी टीम इसमें पोलियो ड्रॉप पिला रही है। तो टोटल इसमें हमने 1,492 टीम्स लगाई हुई हैं, जिनके ऊपर 337 हमने सुपरवाइजर लगाए हुए हैं। तो शनिवार तक हमारा लक्ष्य है कि 100% बच्चे जो 0 से 5 साल के इस वर्तमान में जनपद में निवास कर रहे हैं उन सभी को हम पोलियो। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत संवेदनशील स्थानों पर अर्धसैनिक बलों तथा PSC बलों के साथ दून पुलिस के फ्लैग ऑफ मार्च निकाला गया। इस दौरान उन्होंने लोगों को निर्भीक होकर अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया। जनपद के सभी अंतर जनपदीय बॉर्डर्स पर दून पुलिस द्वारा अर्धसैनिक बलों तथा PSC के साथ लगकर प्रभावी चेकिंग की जा रही है। वहीं पर पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न करवाए जाने के संबंध में सभी तैयारियां और दिशा निर्देश देते हुए संवेदनशील स्थानों पर चुनाव से पूर्व एरिया डोमिनेशन तथा फ्लैग मार्च की कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसमें अर्धसैनिक बलों की तैनाती केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, जिसमें 2 कंपनी, एक कंपनी ITBP और एक कंपनी SSB की जो है देहरादून में अभी नियुक्त की गई है। और चुनाव के दृष्टिगत अभी जो हमारे सीमावर्ती जो अंतर जनपदीय बॉर्डर चेक पोस्ट है उन पर उनकी ड्यूटी निरंतर चेकिंग में लगाई गई है। साथ ही शहर क्षेत्र में भी कुछ पॉइंट पर इनकी ड्यूटियों को लगाया जाएगा। और जो संवेदनशीलता को देखते हुए भी हमारे
वनरेबल और क्रिटिकल बूथ हैं या जो मतदान केंद्र जहाँ जहाँ पर है, उसमें देखते हुए एरिया डोमिनेशन के लिए भी पूरा रूट चार्ट बना लिया गया है और उनका फ्लैग मार्च पूरा प्लान कर लिया गया है, जिससे कि जो क्षेत्र के लोग हैं निर्भीक होकर वो चुनाव को दें और ऐसे जो शरारती तत्व है वो अभी भी समझ। और क्योंकि लगातार इसमें हमारी जो जिला पुलिस की तरफ से ऐसे लोगों को चिन्हित करके पाबंद करने की गुंडा एक्ट में कार्रवाई चल रही है और साथ ही साथ पैरामिलिट्री के साथ दून पुलिस ने माजरा और मोहब्बेवाला स्थित कारों के 2 शोरूम में लाखों की चोरी का खुलासा कर दिया। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर पुलिस ने 5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों को कार नंबर के आधार पर मध्य प्रदेश के खंडावा में ट्रेस किया गया था। वहीं पर एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि टाटा ओबरॉय और नेक्सा शोरूम के 3 मार्च की रात की चोरी हुई। दोनों शोरूम में लाखों की नकदी गायब हुई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। ये 3/4 की रात्रि में टाटा मोटर्स और नेक्सा का शोरूम है, जिसमें चोरी की सूचना अगले दिन प्रातः सुबह प्राप्त हुई थी और मौके का निरीक्षण करने के उपरांत देखा कि वहां गार्ड तो थे, लेकिन वो गार्ड द्वारा ड्यूटी न करते हुए बल्कि वहां पर सोए हुए थे। लेकिन वहां पर सुबह प्रातः जब और चीजों को हमने चेक किया और वहां पर एक संदिग्ध गाड़ी की हमें फुटेज मिली थी, उसके आधार पर ये पता चला कि गाड़ी एमपी में इंदौर के आगे खंडवा की जगह से आई थी। इसके आधार पर तत्काल टीम को इंदौर रवाना किया गया और पुलिस सुराग रस्सी और टोल बैरियर से जानकारी मिलने पर कल देर सायं जो अभियुक्तों 2 अभियुक्तों को खंडवा से गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम मेवालाल और नंदराम है। इनसे चोरी का 5 लाख रुपए जो इनके हिस्से में आया था वो बरामद हुआ है और गाड़ी जिससे आए थे उसको लेकर टीम यहाँ पर पहुंच गई, उसको न्यायिक उसमें पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें अन्य 3 लड़कों की बात भी प्रकाश में आई है जो अन्य थे, इस घटना में शामिल थे, जो मध्य प्रदेश इंदौर के आसपास के रहने वाले हैं। उसके लिए पुनः फिर से एक टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए भेजी है। उत्तराखंड की और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर लेंगे महिलाओं को हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने है। कल्पना चावला है, इंदिरा गांधी है, सुषमा स्वराज है, बहुत सारे राजनीतिक फील्ड, हर फील्ड में महिलाएं आगे बढ़ रहे हैं। तो महिलाओं के साथ अगर देश प्रगति करेगा तो देश ऊंचाई छू सकता है। एक महिला अगर शिक्षित होती है तो वो परिवार, समाज और देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करती है। तो आइए हम सब मिलके महिला दिवस बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाएं और आप सबको हमारी तरफ से, राजपूताना कॉलेज से के लिए की तरफ से हमारे साथ जुड़िए। हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे, आपके बच्चों को अच्छे बेहतर। काशीपुर में आगामी 9 अप्रैल से 5 मई तक आयोजित होने वाले उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मेलों में से शुमार काशीपुर के चैती मेले के लिए तैयारियों की शुरुआत करते हुए मेले के लिए टेंडर की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। बता दें कि इस दौरान सभी ठेके कुल 3,65,44,403 रुपए पर हुए, जबकि पिछले वर्ष टेंडर प्रक्रिया में 3,45,80,255 रुपए के टेंडर हुए थे। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही मंदिर की रंगाई पुताई का काम आगामी दिनों में शुरू किया जाना है और मेले का आयोजन के निर्णय से व्यापारियों में खुशी की लहर है। देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इस बार जो चैती मेला है वो 9 अप्रैल से लेके 5 मई तक होना है और मेले को लेके जो अलग अलग व्यवस्थाएं रहती हैं उसमें, जैसे दुकान का, झूले तमाशों का, पार्किंग का, तय बाजारी का, विद्युत साउंड का, तो इसको सारी चीज़ व्यवस्थाओं को लेके आज टेंडर यहाँ पे खोला गया था। टेंडर में हमारी 4 टेंडर पूरे हो गए, एक टेंडर विद्युत एवं साउंड का रह गया है, तो उसके लिए हम लोग रीटेंडरिंग कर रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि पिछले बार जो दरें थी उससे अधिक दरों पे इस बार हमारा जो टेंडर है वो उठा है और जल्दी हम इसके बाद जो हमारे ठेकेदार हैं और जिनको व्यवस्थाएं बनानी है, इसके अलावा हमारे पास एक परामर्श समिति भी है, उनको लेकर हम बैठक करेंगे और मेले को क्या सुधार किया जाए इस पर भी चर्चा होगी। और जैसा मैं बताना चाहूँगा कि 2 चीज़ें पिछले बार भी हमने की थी, एक तो प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन रहेगा और दूसरा सुरक्षा को लेकर वहाँ कैमरे लगाए जाते हैं। पिछले बार हमने ये किया था कि जितने मेले का एरिया था सब जगह कैमरे थे, ऐसा कोई एरिया नहीं था मेले का जहाँ पे कैमरे का कवर ना हो। इससे हमें अच्छी व्यवस्था, एक सुरक्षित मेले कराने में आसानी हुई थी। इस बार भी हम ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा जो परामर्श समिति और भी जो हमें सुझाव आते हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया। तो चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।